सब बच्चे मेरे साथ बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखो बच्चों, हम लोग आज एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी। देखो बच्चों, ये टॉपिक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। चाहे 12th की बात करें या IIT की बात करें, सब में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो बच्चों, इस टॉपिक का थोड़ा सा पार्ट 11th में है, मतलब पूरे टॉपिक का मुश्किल से 15 to 20% 11th में है और बाकी करीब करीब 80% इसका टॉपिक का पार्ट 12th में है। तो अगर हम 12th में इसको पढ़ना चाहते हैं तो बेटा 11th वाला प्रोबेबिलिटी हमको आना चाहिए। अगर आपने 11 का प्रोबेबिलिटी पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप इसको रिवाइज करिए। अगर आप पढ़ा भी है तो भी रिवाइज कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका 12th के प्रोबेबिलिटी में बहुत यूज़ है। तो मैं आपको 11th का प्रोबेबिलिटी शॉर्ट में रिवाइज करा रहा हूँ। अगर आपको पूरा 11 का पढ़ना है तो 11 की अलग प्रोबेबिलिटी की प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप डिटेल से पढ़ सकते हैं, है ना। अदरवाइज जितनी हमको ज़रूरत है 12th में, मैं आपको शॉर्ट में 11 का प्रोबेबिलिटी रिवाइज कराने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, देखो प्रोबेबिलिटी, ठीक है। देखो टॉपिक टफ है लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके लिए बहुत इजी होगा, बहुत इजी। आप बिल्कुल मस्ती के मूड में इसको पढ़ेंगे, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं होगी। देखो बच्चों, प्रोबेबिलिटी कहाँ से आया ये टर्म मैं आपको बताऊंगा। पहले हम लोग कुछ जरा बेसिक बातें सीखें। देखो बच्चों, एक टर्म होता है एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट जैसे आपने ये टर्म बहुत सुना है पहले भी, है ना, कि भाई एक्सपेरिमेंट किया मैंने लैब में, है ना, या भाई हमारी गवर्नमेंट एक नया एक्सपेरिमेंट करने जा रही है, या स्कूल के प्रिंसिपल एक नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। देखो अब ये तो ठीक है, एक्सपेरिमेंट हो गया, लेकिन मैथ्स क्या कहता है, मैथमेटिक्स कहता है एक्सपेरिमेंट क्या है। देखिए मैथ्स की नज़रों में, मैथमेटिक्स के हिसाब से एक्सपेरिमेंट का मतलब ऐसा काम जिससे कि वेल डिफाइंड आउटकम्स यानी कि रिजल्ट मिले। एक ऐसा काम जिससे हमें वेल डिफाइंड आउटकम्स मिले, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। देखो इसको लिखता हूं पहले मैं। तो एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है बेटा एन ऑपरेशन, ठीक है, एन ऑपरेशन विच गिव्स वेल डिफाइंड आउटकम्स, which gives well defined outcomes। ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब कुछ काम, ऑपरेशन मतलब डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन का मतलब कुछ काम किया। जो काम किया वो क्या देता है, वेल डिफाइंड आउटकम्स। आउटकम्स का मतलब क्या होता है, रिजल्ट्स, ठीक है। आउटकम्स का मतलब क्या होता है, रिजल्ट्स, ठीक है, वेल डिफाइंड। अब ये वेल डिफाइंड वर्ड हम लोगों ने सेट में भी समझा था। वेल डिफाइंड का मतलब जिसको सब लोग पहचान पाए, सबकी नज़रों में, मतलब उस पर अपनी ओपिनियन सेम हो, अलग अलग राय, अलग अलग ओपिनियन ना हो, है ना, हर आदमी पहचान ले आसानी से, ठीक है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है जिसको सब लोग आसानी से पहचान लें। मतलब ये ना हो कि आपकी राय कुछ अलग है, दूसरे की राय कुछ अलग है। जैसे कि मान लो मैंने आपसे पूछा कि भाई इन पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 क्रिकेटर्स कौन से हैं, टॉप 10 क्रिकेटर्स कौन से हैं पूरे वर्ल्ड में। तो आपकी राय कुछ और हो सकती है, आपके फ्रेंड की राय कुछ और हो सकती है, दूसरे देश के लोगों की राय कुछ और हो सकती है। तो मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ, है ना। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि भाई वो बैट्समैन जिन्होंने 12,000 से ज़्यादा रन बनाए हैं टेस्ट क्रिकेट में, मान लीजिए, तो उसमें कुछ लिमिटेड लोग आएंगे। अब इस पर सबकी राय बदल नहीं सकती। ऐसे बैट्समैन के नाम बताइए जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 12,000 से ज़्यादा रन बनाए हैं। तो इसमें कुछ निश्चित लोग ही आएंगे। अब इसमें हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई और हो, फिर बदल नहीं कर सकता। जिसके रन 12,000 से ज़्यादा हैं वो आएगा, जिसके नहीं है वो नहीं आएगा। तो ये वेल डिफाइंड हो गया। मतलब ऐसे बैट्समैन जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 12,000 से ज़्यादा रन बनाए हैं, ये क्या हो गया, वेल डिफाइंड। जैसे कि मान लो मैं आपसे पूछूं, ऐसे बच्चे जो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हैं, अब मेरे लिए कोई अच्छा हो सकता है, दूसरे के लिए कोई अच्छा हो सकता है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं कहूँ ऐसे बच्चे जिनके 10th में नंबर 90% से ज़्यादा आए हैं,
तो अब इसमें मैंने क्लियर कट एक बता दिया। अब इसमें जिसके नंबर 90% से ज़्यादा होंगे वो आएगा, जिसके ज़्यादा नहीं है वो नहीं आएगा। तो ये वेल डिफाइंड हो गया। तो वेल डिफाइंड का जैसे मान ली मैंने कहा कि भाई ऑल मंथ इन अ ईयर, एक साल में सारे महीने, तो सारे महीने सब जानते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक होते हैं, वेल डिफाइंड हो गया। मैंने कहा वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो ये भी वेल डिफाइंड हो गया, सब जानते हैं, ए ई आई ओ यू 5 वॉवेल होते हैं। तो वेल डिफाइंड का मतलब जिसको सब लोग आसानी से पहचान लें, लोगों की राय, लोगों की ओपिनियन उस पर अलग अलग ना हो। बस समझे? तो मतलब वेल डिफाइंड आउटकम्स का मतलब ऐसे रिजल्ट जो आसानी से पहचाने जा सके। मतलब कोई भी ऐसा काम जो पहचाने जाने वाले रिजल्ट देता है उसको हम मैथ्स में कहते हैं एक्सपेरिमेंट। जैसे कि मान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें मान लो मैंने कॉइन को फेंका, सिक्के को फेंका, अब हेड आएगा या टेल आएगा तो सब लोग पहचान लेंगे, तो ये क्या हो गया? एक्सपेरिमेंट। मान लो मैंने डाइस यानी पासे को फेंका, लूडो वाला पासा होता ना, ये बहुत आएगा यहाँ पर। मान लो मैंने पासे को फेंका तो उसमें सब जानते हैं 1 2 3 4 5 6 में से कुछ एक आएगा, तो ये वेल डिफाइंड हो गया। ठीक है। मान लीजिए मैंने ताश की गड्डी में से एक पत्ते को खींचा, प्लेइंग कार्ड्स, ताश की गड्डी में से एक पत्ते को खींचा, तो क्या हो गया? बस सब जान लेंगे भाई क्या आया, किंग आया, क्वीन आया, जैक आया, क्या आया, तो ये वेल डिफाइंड हो गया, है ना। तो भाई ऐसे एक्सपेरिमेंट। अब जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि भाई सवाल करके दिखाइए, आपने सवाल तो किया नहीं, सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे, फिर मैंने कहा भाई सवाल किया, कुछ काम किया? आपने कहा हाँ सर काम किया। मैंने कहा क्या काम किया? बोले सर मैं सवाल के बारे में बहुत सोचता रहा। तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ भाई, ये कोई काम मतलब ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। अरे भाई आप सोचते रहे, दुनिया ने देखा थोड़ी कि आपने क्या सोचा, क्या पता कुछ और उल्टी सीधी बातें आप सोचते रहे हो, सवाल के बारे में आप सोच ही ना रहे हो। तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ क्योंकि आपका जो आपने काम किया वो दुनिया को दिखाई नहीं दिया, तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ। ठीक है। आप मान लीजिए बंद कमरे में आप इधर उधर भागना शुरू कर दें, फिर दुनिया से कहें आज जो है मैं 10 किलोमीटर अपने कमरे में टहला, तो भाई किसी ने देखा थोड़ी, तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ क्योंकि इसके लोग पहचान नहीं पा रहे। आपने जो काम किया उसको कोई पहचान नहीं पा रहा, तो वेल डिफाइंड नहीं हुआ। समझ गए ना? तो अच्छा अब देखो एक्सपेरिमेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट और एक होता है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। डिटर्मिनिस्टिक, रैंडम का मतलब जिसके आउटपुट पर, मतलब जिसके रिजल्ट पर मेरा जोर ना चले, मेरा बस ना चले। जैसे कि मान लो पासा है, पासे को आप फेंकोगे तो 1 से लेके 6 तक कोई एक नंबर आएगा, कोई एक आएगा, लेकिन मेरा जोर नहीं चलेगा। मैं चाहूँ कि 6 आ जाए तो जरूरी नहीं कि 6 आ जाए। ये कोई शकुनी के पासे नहीं है, जब वो चाहता था आ जाते थे। तो मैं अगर पासा फेंकूंगा तो मेरा उस पर कोई बस नहीं चलेगा, मेरा उस पर कोई जोर नहीं है ना। मुझे 3 की जरूरत है, जरूरी नहीं कि 3 आए, जो आना होगा वो आएगा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिनके रिजल्ट पर मेरा कोई बस ना चले, मतलब मेरी मर्जी से वो अपने आप को ना चेंज करे। ठीक है। मान लो मैंने सिक्के को फेंका तो हेड या टेल में से कोई एक आएगा, मेरी मर्जी नहीं, मैं चाहूँ हेड आ जाए, जरूरी नहीं कि हेड आए, क्या पता हेड ना आए। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, और प्रोबेबिलिटी में यही एक्सपेरिमेंट लिए जाते हैं। समझो, इन्हीं को हम प्रोबेबिलिटी में कंसीडर करते हैं। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब बेटा मेरी मर्जी है कि मैं जो चाहूँ वो करूँगा। जैसे मान लो मैंने पासा उठाया, लूडो वाला पासा, और 6 लाना, ऐसे पकड़ के 6 रख दिया। मैंने कहा देखो भाई 6 आ गया, तो ये डिटर्मिनिस्टिक, जबरदस्ती अपने आउटपुट को ले आना, जो आउटपुट आप चाहते हैं जबरदस्ती वो ले आना, तो ये होगा डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। इसको हम प्रोबेबिलिटी में कंसीडर नहीं करते हैं। प्रोबेबिलिटी में जितने भी एक्सपेरिमेंट होंगे वो सारे के सारे रैंडम होंगे, मतलब उन पे मेरा कोई जोर नहीं चलेगा, उन पे मैं जो अपनी मर्जी चाहूँ वो हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो ये हुआ एक्सपेरिमेंट। फिर देखो इसमें बेटा एक टर्म आता है सैंपल स्पेस। अब यहीं से इंपॉर्टेंट चीजें शुरू होती। सैंपल स्पेस, इसको एस कहते हैं। एस, ये शब्द आप बहुत सुनोगे प्रोबेबिलिटी में, जितने ही मैंने बताए। सैंपल स्पेस का मतलब बेटा होता है कि अगर आपने कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट किया तो उसके जो भी पॉसिबल आंसर आ सकते हैं उन सबका सेट, जितने भी आंसर संभव हैं, क्या आया इससे मतलब नहीं, जो आ सकते हैं, तो मतलब इसे कहते हैं सेट ऑफ
ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो जो भी हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट अगर हम करेंगे तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल आउटकम्स का सेट है ना, सारे पॉसिबल आउटकम्स। जैसे कि मान लो आप पासे को फेंकेंगे, अब पासे को फेंकेंगे 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है, तो सैंपल स्पेस क्या हो गया 1 2 3 4 5 6, हो सकता है 6 आया हो, तो इससे मतलब नहीं क्या आया, क्या क्या आ सकता है ना, सारे पॉसिबल आउटकम्स का सेट, मतलब जो जो रिजल्ट संभव है उन सब का सेट क्या हो जाएगा सैंपल स्पेस। क्या आया इससे मतलब नहीं क्या क्या आ सकता है उन सब का सेट, ठीक है, सैंपल स्पेस। तो देखो जैसे ये सैंपल स्पेस शब्द जो बेटा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जरा इसको हम समझें और अच्छे से, इसको लिखो जरा ध्यान से। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तक के ब्रिजबाला। देखो ध्यान दो, जैसे कि मान लो मैंने एक कॉइन को टॉस किया, एक कॉइन को टॉस किया, तो सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है, हेड या टेल, दो चीजें इसमें आ सकती है। सेट की फॉर्म में लिखना है, सेट की फॉर्म में हेड आएगा या टेल आएगा। तो देखो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। इसमें कितने पॉइंट्स आए, 2 पॉइंट्स आए, तो हम कहेंगे ns बराबर 2। n का मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स, n का मतलब नंबर ऑफ पॉइंट, इसमें 2 पॉइंट्स हैं। अगर एक कॉइन को टॉस किया, अगर मान लो मैं 2 कॉइन्स को टॉस करूं, 2 कॉइन ले लूं, तो क्या हो सकता है सैंपल स्पेस, सोचो। तो दोनों पर हेड आ सकता है, पहले पर हेड दूसरे पर टेल आ सकता है, पहले पर टेल दूसरे पर हेड, और टेल टेल भी आ सकता है। अब एक बार जरा समझो बेटा, ये जो दोनों कॉइन्स मैंने टॉस की है ना, ये दोनों कॉइन्स डिफरेंट मैंने माने हैं, मतलब दोनों कॉइन्स अलग अलग है, उनको हम पहचान सकते हैं। जैसे एक 10 का सिक्का है, एक 5 का सिक्का है, उनको अलग अलग पहचान रहे हैं। इसीलिए HT और TH को अलग अलग माना, क्योंकि पहले पर हेड दूसरे पर टेल, और यहां पहले पर टेल और दूसरे पर हेड, क्योंकि हम पहला दूसरा सिक्का समझ रहे हैं, कौन सा पहला है कौन सा दूसरा, सिक्के अलग अलग हैं, समझना। अगर मान लीजिए मैं 2 कॉइन्स को टॉस कर दूं और दोनों कॉइन्स आइडेंटिकल ले लूं, आइडेंटिकल एक जैसे सिक्के ले लूं, तो अब देखो ध्यान दो, जो सैंपल स्पेस है बदल जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, HH हो सकता है, HT और TH में से कोई भी आप एक लेंगे बस, दोनों नहीं ले सकते, क्योंकि किस पर हेड आया किस पर टेल आया ये हम पहचान ही नहीं पाएंगे। इसलिए HT और TH को अलग अलग नहीं मानेंगे, दोनों सिक्के बिल्कुल एक जैसे हैं। क्या पता किस पर हेड आया किस पर टेल आया, और अगली बार किस पर टेल किस पर हेड। हालांकि जब भी तुम्हें 11th में या 12th में ये सवाल दिया जाएगा, तो वो कहीं नहीं लिखेगा कि कॉइन्स कैसे हैं, तो कुछ ना लिखे तो तुम डिफरेंट ही मानना, ध्यान रखना। जैसे कहे 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, कुछ ना बताए आइडेंटिकल है या डिफरेंट है, तो तुम डिफरेंट ही मानना। 11 12 में जितने भी सवाल हैं वो सब डिफरेंट को लेकर ही है। हाँ, लेकिन IIT वाले ये सब खेल करते हैं, वो आइडेंटिकल की बात कर देंगे, और तुमने यही कर दिया तो गलत हो जाएगा। फिर जब वो कहे आइडेंटिकल तब आइडेंटिकल मानेंगे, अगर वो नहीं कहे तो समझ लेना वो डिफरेंट ही लेके चल रहा है, ठीक है। अच्छा, मान लो हमने 3 कॉइन्स ले लिए, कैसे ले लिए, डिफरेंट। देखो बेटा ये सब जो बातें बता रहा हूं ना, ये 12th में हर दिन यूज होने वाली बातें हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो हर दिन आपको दिक्कत होगी, इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। ज्यादा हीरो ना बनिए कि 11 का मुझे आता है, एक बार रिवाइज करिए ध्यान से। रिवाइज करेंगे तो, क्योंकि ये 12th में हर दिन यूज होने वाली चीजें हैं जो बता रहा हूं मैं, बहुत जरूरी है बेटा ये, ठीक है। हर दिन यूज होगी, पहले इसको रिवाइज कर लो, ठीक है, तब हम 12th का पढ़ेंगे आगे, ठीक है। देखो 3 कॉइन्स डिफरेंट है, देखो अब क्या होगा, हेड 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 तीनों पर हो सकता है,
एच एच टी हो सकता है, एच टी एच हो सकता है, टी एच एच हो सकता है, टी टी एच हो सकता है, टी एच टी हो सकता है, एच टी टी हो सकता है, ट्रिपल टी हो सकता है। देखो ये पॉसिबिलिटी है। देखो तीनों पर हेड, पहले दोनों पर हेड, तीसरे पर टेल। यहाँ पर देखो टेल बीच वाले पर है, फर्स्ट लास्ट पर हेड। यहाँ पर पहले पर टेल, बाकी दोनों पर हेड, एंड सो ऑन। देखो इसमें जब हमने दो कॉइन्स टॉस किए थे तो इस वाले में एनएस कितना था, 2 की पावर 2 यानी कि 4। ठीक, दो डिफरेंट कॉइन्स। और इस वाले में देखो एनएस कितना आया, देखो एनएस काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो 8 पॉइंट्स आए। ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गया 2 की पावर 3 यानी कि 8 केसेस आए सैंपल स्पेस में, समझो। तो इस तरीके से हम लोग इसको एक जनरल फॉर्म में ले सकते हैं कि अगर n डिफरेंट कॉइन्स टॉस करोगे तो 2 की पावर n केसेस बनेंगे सैंपल स्पेस में। इस बात को याद कर लो, ठीक है। तो इसको हम जनरल ले सकते हैं कि इफ n डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस्ड, अगर n डिफरेंट कॉइन टॉस करेंगे तो ns जो बनेगा वो 2 की पावर n बनेगा। मतलब सैंपल स्पेस में 2 की पावर n पॉइंट्स आएंगे। ध्यान रखना डिफरेंट के लिए है, डिफरेंट के लिए। ये फार्मूला बेटा डिफरेंट के लिए है, आइडेंटिकल के लिए ये फार्मूला नहीं है। आइडेंटिकल को करना पड़ेगा। यहां भी देखो 3 अगर आइडेंटिकल हो जाएंगे ना तो चीजें बदल जाएंगी। आइडेंटिकल का फार्मूला मैं तुमको बताऊंगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। उसके लिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग तरीके से आना चाहिए, तब हम आइडेंटिकल वाला केस कर सकते हैं, है ना। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में तुमको मैं ये केस पढ़ाऊंगा आइडेंटिकल वाला, ठीक है। और इसका जनरल फार्मूला बताऊंगा कि अगर आइडेंटिकल कॉइन टॉस करेंगे तो कैसे कैसे आंसर बनते हैं। लेकिन उसके लिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे लेवल पर पढ़ा होना चाहिए। तो अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे ज़्यादा। हालांकि हम चाहें तो ऐसे प्रैक्टिकली देख सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर हम 3 आइडेंटिकल को टॉस करें, 3 आइडेंटिकल कॉइन्स को मान लीजिए हम टॉस करते हैं, 3 आइडेंटिकल कॉइन्स को लेते हैं। तो देखो अब सैंपल स्पेस जो यहां दिख रहे हैं वो नहीं होंगे। देखो क्या होंगे, समझो, देखो समझ लो, तीनों एच हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो एच एच टी जो है ना ये केवल एक बार आएगा, क्योंकि 2 पर हेड 1 पर टेल। बस किस पर हेड है किस पर टेल है ये हम पहचान नहीं सकते, इसलिए वो जो 3 केसेस बन रहे थे वो नहीं आएंगे। 2 हेड और 1 टेल को लेकर 3 केसेस बन रहे थे वो नहीं आएंगे, केवल 1 केस आएगा। अच्छा 2 टेल और 1 हेड वाले 3 केस थे वो भी नहीं आएंगे, केवल 1 आएगा। टी टी एच भी केवल 1 आएगा और ट्रिपल टी भी केवल 1 आएगा। तो देखो यहाँ पर जो एनएस है वो केवल 4 आया, 4, 1 2 3 4, 4 केसेस देखो एनएस में आए अगर हम 3 आइडेंटिकल कॉइन टॉस करेंगे तो। ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर एच एच टी एच टी एच इनको अलग अलग माना, तो यहाँ पर ये अलग अलग नहीं, केवल इन तीनों में से कोई भी एक केस ले लो बस। क्योंकि किन 2 पर हेड है और किस 1 पर टेल है ये हम पहचान नहीं पाएंगे। यहाँ पर यहाँ तो पहचान सकते, तीनों अलग अलग है। इसी प्रकार किन दोनों पर टेल है 1 पर हेड है यहाँ तो पहचान लेते, यहाँ नहीं पहचान पाएंगे। समझो ध्यान से, क्या समझ गया। तो इसलिए एनएस कितना हो गया, 4 हो गया। समझ लो बात को अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आइडेंटिकल, अब मान लो 10 आइडेंटिकल कॉइन है। जैसे यहाँ पर अगर मान लो 10 डिफरेंट कॉइन है तो 2 की पावर 10 कर दोगे फटाक से। अगर 10 डिफरेंट कॉइन है तो 2 की पावर 10 कर दोगे। लेकिन अगर 10 आइडेंटिकल कॉइन है तो क्या करोगे, अब ऐसे करने में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसका मैं तुमको एक जनरल फार्मूला बताऊंगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, वो उसके लिए अच्छे लेवल पर आना चाहिए। क्योंकि देखो प्रोबेबिलिटी का अगर बहुत अच्छा सवाल आ जाए ना तो उसके लिए अच्छे लेवल पर परमुटेशन कॉम्बिनेशन आना चाहिए। फिर टफ सवाल अगर आ जाए तो, है ना। असल में प्रोबेबिलिटी भी 2 प्रकार की है, एक है परमुटेशन कॉम्बिनेशन पर बेस्ड और एक अलग है जिसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन से बहुत ज़्यादा यूज नहीं है। तो दोनों ही प्रकार की प्रोबेबिलिटी है। तो जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन पर बेस्ड प्रोबेबिलिटी है उसके लिए खासतौर पे आईआईटी में करने के लिए सवाल को अच्छे लेवल का परमुटेशन कॉम्बिनेशन आना चाहिए। वो तुमको मैं बताऊंगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन में,
हो सकता है जब तक तुम पढ़ रहे हो तब तक परमुटेशन कॉम्बिनेशन का भी वीडियो अपलोड हो जाए, हो सकता है। फिलहाल आज की डेट में नहीं अपलोडेड है, अपलोडेड था पहले, मैंने हटा दिया था उसको, ठीक है। तो अब मैं उसको दोबारा अपलोड करूँगा, ठीक है ना। तो हो सकता तुम जब तक पढ़ो तब तक अपलोड हो जाए, देखते रहना, नज़र बनाए रखना, अगर इंटरेस्ट हो तो उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो खैर, आईआईटी वाले बच्चों को तो खैर पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अच्छा ये लिख लिया हम लोगों ने। अच्छा अब आ जाएं, देखो जरा हम किस पर, हम आ जाएं जरा बेटा अब डाइस पर, ठीक है। डाइस पर जरा हम आ जाएं, समझो ध्यान से, ठीक है। देखो डाइस और डाई ये दो शब्द थे, इन पर बड़ा कंफ्यूजन था। ऐसे डाइस का मतलब प्लूरल था पहले और डाई का मतलब सिंगुलर था। अब सब हटा के केवल डाइस कर दिया गया, सिंगुलर प्लूरल दोनों में डाइस ही चलता है, ठीक है। ध्यान देना। देखो मान लो अगर मैं 1 डाइस लेता हूं, एक डाइस लेता हूं और एक डाइस को मैं थ्रो करता हूं, है ना, एक डाइस को मैं फेंकता हूं मान लीजिए, तो सैंपल स्पेस क्या बनता है बोलो, ये बनता है 1 2 3 4 5 और 6, है ना। तो समझो NS कितना हो गया, 6 हो गया, 6 की पावर 1 भी कह सकते हैं, है ना। अच्छा अगर 2 डिफरेंट डाइस फेंक दिए जाएं, देखो यहां पर भी ध्यान रखना, आइडेंटिकल डाइस अलग आंसर देगा और डिफरेंट डाइस अलग आंसर देगा। क्वेश्चन जो 11-12 में आता है उसमें बताते नहीं है कि आइडेंटिकल है या डिफरेंट है, तो जब कुछ भी ना बताएं तो आप डिफरेंट ही मानकर चलना, जब कुछ भी ना लिखें आइडेंटिकल है या डिफरेंट है तो आप उसको डिफरेंट ही मानकर चलना, क्योंकि 11-12 में सारे क्वेश्चन डिफरेंट ही हैं और आईटी वाले ये खेल कर देते हैं। देखो क्या होगा समझो जरा, अब सैंपल स्पेस क्या होगा, देखो जैसे 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 3 1 4 1 5 और 1 6 हो सकता है, समझे। देखो इसी प्रकार 2 1 2 2 से लेकर के 2 6 हो सकता है, इसी प्रकार 3 1 से लेकर के 3 6 हो सकता है, ठीक है। 4 1 से लेकर के 4 6 हो सकता है, 5 1 से लेकर के 5 6 हो सकता है, 6 1 से लेकर के 6 6 तक हो सकता है। तो कितने केस बने, देखो NS कितना बना, NS हो गया 6 स्क्वायर यानी कि 36, बात समझे। तो इसलिए अगर n डिफरेंट डाइस फेंके जाएंगे तो जो हमारा NS होगा वो होगा 6 की पावर n। ध्यान रखना डिफरेंट में है बेटा, ये डिफरेंट, और अगर कुछ ना बोला जाए तो समझ लेना बेटा कि वो डिफरेंट ही है, ठीक है। देखो अब मान लो अगर मैं 2 आइडेंटिकल डाइस को थ्रो कर दूं, देखो अगर मान लो 2 डिफरेंट की जगह 2 आइडेंटिकल डाइस ले लूं, इस केस को देखें, 2 आइडेंटिकल डाइस को अगर मैं ले लूं तो देखो जो सैंपल स्पेस होगा समझो बेटा, अब वो क्या होगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 होगा, ये तो लेना ही लेना पड़ेगा, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। देखो अच्छा अब देखो अगला जो 2 1 था वो नहीं लेंगे क्योंकि हम 1 2 ले चुके हैं, 1 2 और 2 1 को हम पहचान नहीं पाएंगे। 1 2 का मतलब पहले पर 1 दूसरे पर 2 और 2 1 का मतलब पहले पर 2 दूसरे पर 1, तो 1 2 2 1 सेम होंगे, 2 1 को नहीं लिखेंगे। अब इसकी शुरुआत हम करेंगे 2 2 से, 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6, ठीक है। अच्छा अगला देखो, अब हम 3 1 नहीं ले सकते क्योंकि 1 3 ले चुके हैं और 3 2 भी नहीं ले सकते क्योंकि 2 3 ले चुके हैं, तो इसकी शुरुआत 3 3 से करनी होगी अब, क्योंकि 3 2 और 2 3 में अंतर नहीं पहचान सकते क्योंकि दोनों डाइस एक जैसे हैं। तो देखो 3 3 3 4 3 5 और 3 6, इसी प्रकार अगला स्टार्ट होगा 4 4 से, 4 क्योंकि 4 1 नहीं लेंगे क्योंकि 1 4 है, 4 2 नहीं लेंगे क्योंकि 2 4 है, 4 3 नहीं लेंगे क्योंकि 3 4 है, 4 4
4 5 4 6, फिर इसी प्रकार अगला क्या होगा बोलो 5 5 5 6 और लास्ट क्या होगा 6 6। तो सैंपल स्पेस में देखो इतने पॉइंट्स बने। ये कितने हैं देखो 6, 1 2 3 4 5 6, 6। ये कितने हैं 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये कितने हैं 4, 5 फिर 4। देखो ये कितने हैं 3 फिर 2 फिर 1। तो देखो काउंट करो 6 5 11 4 15 3 18 19 20 21। तो देखो NS यहां पर आ गया 21। समझो ध्यान से NS। अब देखो 2 डाइस थे तो हमने ऐसे करके देख लिया। अब मान लो अगर 10 आइडेंटिकल डाइस होते तो इसका भी मैं तुमको फार्मूला बताऊंगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। इसके तरीके हैं निकालने, अभी नहीं मैं जा रहा हूं इतनी डिटेल पर, क्योंकि अगर अभी उस पर चला गया तो फिर ये सब रह जाएगा, प्रोबेबिलिटी छूटी जाएगा पीछे फिर, क्योंकि वो सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। वो हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन डिटेल से सबको समझेंगे, है ना। जिन बच्चों को IIT एग्जाम देना है उनको पढ़ना पड़ेगा वो सब, ठीक है, वो बताऊंगा मैं आपको। क्योंकि अगर डिफरेंट हुए, मान लो 10 डिफरेंट हैं डाइस हैं तो 6 की पावर 10 कर दोगे। आइडेंटिकल हुए तो फिर ऐसे करके देख नहीं सकते, बहुत मुसीबत हो जाएगी। तो बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, ठीक है। कोई टेंशन मत करना, लिखो जल्दी से। ठीक है, लिखा। देखो अब जैसे सैंपल स्पेस को निकालने के लिए ना, मैंने बताया सैंपल स्पेस एक प्रकार का सेट है। NS का मतलब हम उसके पॉइंट्स को गिन सकते हैं, ठीक है। सैंपल स्पेस एक प्रकार का सेट है और NS का मतलब उसके कितने पॉइंट्स हैं, उसके नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या हैं, ये हमको देखना होता है। बात समझे। देखो जैसे मैं तुम्हें अभी देखो सैंपल स्पेस के ही हम लोग कॉन्सेप्ट थोड़ा पढ़ें, सैंपल स्पेस कैसे निकालते हैं, क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, इसकी जरूरत हर जगह हमको पड़ेगी। अभी देखो प्रोबेबिलिटी शुरू नहीं हुआ, उसके पहले का मैं तुमको बेस पहले समझा रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी क्या होता है ये अभी हमने नहीं समझा, समझेंगे धीरे धीरे करके, रुको जरा। मान लो मेरे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स में R1 R2 R3 3 लाल गेंदे हैं, ठीक है, और एक मान लो हरी गेंद है। 4 गेंदे हैं, 3 रेड हैं, 1 हरी गेंद है, ठीक है। अब हमसे कहा गया कि 2 balls are drawn, ठीक है, एट रैंडम, ठीक है। 2 गेंदों को एक साथ निकाला गया, ठीक है, साइमल्टेनियसली लिख देते हैं, साइमल्टेनियसली, ठीक है। 2 गेंदों को हमने एक साथ निकाला। देखो डिब्बे और गेंदों के सवाल प्रोबेबिलिटी में बहुत आएंगे। अब इनमें हमेशा 2 बातों का ध्यान रखना है जब भी डिब्बों और गेंदों के सवाल आए, कि गेंदें कैसी हैं, अलग अलग हैं या एक जैसी हैं। अब देखो यहाँ पर 4 गेंदें हैं, चारों आपस में अलग अलग हैं। 3 देखो जैसे रेड और ग्रीन तो आपस में अलग अलग हैं भाई, रेड और ग्रीन तो कलर में अलग हैं। अब दूसरा मुद्दा ये उठता है कि क्या रेड रेड भी आपस में अलग अलग हैं, तो मैंने बता दिया कि हाँ रेड रेड भी आपस में अलग अलग हैं, R1 R2 R3। हो सकता तीनों रेड एक जैसी होती, है ना, क्योंकि रेड और ग्रीन तो आपस में अलग हो ही गई। अब दूसरी बात ये कि क्या रेड रेड भी आपस में अलग अलग हैं, तो मैंने लिख दिया R1 R2 R3, इसका मतलब रेड रेड भी आपस में अलग अलग हैं। बात समझे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, इसको देखना पड़ता है ध्यान से, हमेशा ध्यान रखना। जब भी गेंद और डिब्बों का सवाल आएगा तो देखना पड़ेगा ध्यान से। देखो पहली बात है ना, गेंदें अलग अलग हैं या एक जैसी, इस बात पे ध्यान देना। दूसरी बात, जब हम गेंदें निकालते हैं तो कैसे निकाली, एक साथ निकाली या एक एक करके निकाली। मतलब बॉल्स को साइमल्टेनियसली निकाला,
मतलब दो मुद्दे आते हैं क्या, बॉल्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली, ठीक है, एक साथ निकाली गई गेंदें, है ना। यहां पर क्या हुआ बोलो, एक साथ गेंदों को निकाला, एक साथ साइमल्टेनियसली, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि बॉल्स आर ड्रॉन वन बाय वन, एक एक करके निकाला, एक एक करके, जितनी भी हैं, मान लो दो निकालनी है तो पहले एक निकाली फिर दूसरी निकाली, तीन निकालनी है तब भी पहले एक फिर दो फिर तीन, एक एक करके निकालना है। यहां पर तीनों को एक साथ निकाल दिया, है ना, दोनों में अंतर है, गेंदों को एक साथ निकाल दिया या एक एक करके निकाला, वन बाय वन, देखो लिखा है वन बाय वन। अगर गेंदें एक साथ निकाली जाएंगी तो इसमें फिर दो केस बनेंगे। पहला केस विद रिप्लेसमेंट, दूसरा विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक। मतलब विद रिप्लेसमेंट का मतलब जैसे हमने एक गेंद को निकाला, उसको डिब्बे में रख दिया, फिर दूसरी गेंद को निकाला, फिर डिब्बे में रख दिया, फिर तीसरी गेंद को निकाला, तो ये होता है विद रिप्लेसमेंट। मतलब गेंदों को रखना निकालना, मतलब ये हुआ रखना, ठीक है, और निकालना। हिंदी में लिखे दे रहा हूं ताकि तुमको समझ में आए। मतलब रखते जाना और निकालते जाना, पहली गेंद निकाली, रखा, फिर निकाली, फिर रखा, फिर निकाली, फिर विद रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब आपने जो गेंद निकाली है उसको बाहर ही छोड़ दिया, फिर दूसरी निकाली, फिर बाहर छोड़ दिया, फिर तीसरी निकाली, फिर बाहर छोड़ दिया, ठीक है। तो केवल निकालना, ठीक है, केवल निकालना, ठीक है, निकाली गई गेंद वापस, ठीक है, नहीं रखते, इसमें, है ना, जो गेंद निकाली है उसको वापस नहीं रखते, इसे कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। और विद रिप्लेसमेंट का मतलब एक गेंद को निकाला, उसको देखा बड़ी अच्छी गेंद है, वापस रख दिया, दूसरी गेंद को निकाला, वाह क्या खूबसूरत गेंद है, वापस रख दिया। इसमें क्या है, अच्छा बहुत खूबसूरत है, चल बाहर, फिर निकाली, बहुत बेकार है, बाहर। तो ये इसमें करते हैं, जो गेंदें निकालते हैं उसको वापस नहीं रखते। और जब एक साथ निकाला तो खैर इसमें रखना हो का मतलब ही नहीं, जब एक साथ निकाला तो निकाल लिया। ये केस अलग है, एक साथ निकाला, ये केस अलग है, वन बाय वन निकाला। वन बाय वन में दो मुद्दे बनते हैं। तो हमेशा गेंदों और डिब्बे के सवाल में ये बात हमेशा ध्यान रखना बेटा। कैसे हो रहा है, अब देखो हमने दो गेंदों को निकाला साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ निकाला, एक साथ, और गेंदें कैसी हैं, सारी अलग अलग है। अब हमसे कहा गया कि फाइंड सैंपल स्पेस, एस, एस मतलब सैंपल स्पेस। देखो समझो क्या होगा। अब देखो दो गेंदें एक साथ निकाली हैं तो क्या क्या हो सकता है, देखो हो सकता है R1 R2 निकल आई हूं, हो सकता है, हो सकता है R2 R1 निकल आई हूं ना। अब दोनों केस अलग अलग नहीं है, दोनों सेम केस है। अगर आप एक साथ निकालोगे ना तो R1 R2 होगा तब भी वही केस होगा, और R2 R1 होगा तब भी वही केस होगा, दोनों सेम केस है, ध्यान देना। R1 R2 लिख लिया तो इसको नहीं लिख सकते, ये अलग नहीं है, ठीक। अच्छा, हो सकता है R1 R3 हो सकता है R1G हो, ध्यान रखना यहां पर भी R3 R1 अलग नहीं होगा, R1G आ गया तो G R1 अलग नहीं होगा। अच्छा, और क्या हो सकता, R2G हो सकता, और क्या हो सकता, R3G हो सकता, है ना, बोलो, ठीक है। और क्या हो सकता बोलो, और हो सकता है R2 R3, बोलो, ये पॉसिबिलिटी है, देखो ये पॉसिबिलिटी है। तो कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, 6। अगर हम दो गेंदे एक साथ निकालेंगे तो 6 पॉसिबिलिटी दो, कैसे, R1 R2 R1 R3 R1G, फिर क्या हुआ R2 R3 R2G,
फिर क्या हो गया R3G, देखो थे 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटीज है। जब आप बेटा एक साथ दोनों गेंदों को निकालोगे ना तो R1 R2 और R2 R1 अलग अलग नहीं माने जाएंगे, ध्यान रखना, क्योंकि पहले भी वही दोनों निकले, अभी भी वही दोनों निकले। बस समझे ना, ध्यान रखना। देखो यही चीज हम ऐसे भी कर सकते थे, 4 गेंदे हैं, देखो NS कितना हो गया 6, NS कितना हो गया 6, 6 पॉसिबिलिटी बन गई सैंपल स्पेस में, 6 पॉसिबिलिटी NS 6। देखो यही काम ऐसे कर सकते थे कि 4 गेंदे हैं, 2 को चुनना है। अब देखो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा सा हमको आना चाहिए, चुनना, चीजों को चुनना। तो कॉम्बिनेशन, ऐसे आपने पढ़ा होगा NCR का फार्मूला क्या होता, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। तो 4 में से 2 को चुनना है, तो देखो अगर हमें 4 में से 2 को चुनना है तो NS क्या हो गया 4C2, 4C2 की वैल्यू निकालो इसी फार्मूले से, क्या होगा 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 3 2 1 और नीचे क्या हो गया 2 गुणे 2 कट गया, देखो इससे तो आंसर कितना आ गया 6 आ गया। देखो यहां से भी 6 आ गया, ठीक है, ये से भी 6 आ गया। तो NS हम डायरेक्ट निकाल सकते थे 4C2 NS। इससे सैंपल स्पेस निकालने से मालूम चला एक्चुअली चल क्या रहा है, क्या क्या हो रहा है, और इससे ये नहीं मालूम चला क्या क्या हो रहा है, बस सीधे आंसर आ गया कि भैया इतने केसेस आएंगे। 4 गेंदे हैं, सब अलग अलग हैं। ध्यान रखना NCR का फार्मूला लगता ही तब है जब सारी चीजें अलग अलग हों। अगर n चीजें अलग अलग हैं और उनमें से R चीजें चुनोगे तो केसेस कितने होंगे बोलो NCR, ठीक है। अगर n चीजें हैं अलग अलग और उनमें से R चीजें चुनोगे तो केसेस कितने बनेंगे बोलो NCR। लेकिन NCR तभी लगेगा जब चीजें अलग अलग होंगी, ध्यान रखना। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा बहुत बेटा आना चाहिए, इतना ही बस NCR NPR। बाकी फिर IIT का अगर अच्छा सवाल पल्ले पड़ गया तो उसके लिए बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन तुम्हें डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा, अभी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, हो सकता है अब तक तुम पढ़ो तब तक वीडियो अपलोड हो भी जाए, एक बार चेक कर लेना प्लेलिस्ट में, उसका वीडियो हो सकता आ जाए, ठीक है, समझो बात को। क्योंकि IIT का बहुत बताया ना, प्रोबेबिलिटी 2 प्रकार की है, एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन बेस्ड है, एक उससे फ्री है। तो जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन बेस्ड प्रोबेबिलिटी है उसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे लेवल का आना चाहिए, वो मैं तुमको बताऊंगा, परेशान मत हो, ठीक है। तो खैर इतना तो हमको मालूम है NCR क्या होता है, n में से R चीजों को चुनने के तरीके, तो 4 में से 2 चीजों को चुनने के तरीके। देखो 4C2 का आंसर 6 आ गया और ऐसे भी 6 आ गया था, बात समझे। लेकिन ये C तभी लगा सकते हैं जब गेंदे अलग अलग हो, गेंदे एक जैसी होती ना तो C नहीं लगा पाते, फिर बात को समझो ध्यान से, ठीक है। तो वहां पर हम लोग कॉम्बिनेशन डायरेक्ट नहीं लगा पाते, फिर वहां पर हम लोगों को दूसरे तरीके अपनाने पड़ेंगे, सब बताएंगे एक एक करके, बारी बारी सारी चीजें बताएंगे बेटा, क्योंकि हमें इसको डिटेल से पढ़ना है, इसको शॉर्ट में जल्दी जल्दी पढ़ के काम नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत यहाँ पर कंफ्यूजन होते हैं अगर हम डिटेल से नहीं पढ़ेंगे तो, बात समझे। तो NCR का फार्मूला हम लगा सकते हैं अगर चीजें अलग अलग हो, उनमें से R को चुनना हो। देखो सवाल लिखो इसको फटाफट, और इसमें देखो चेंज करते हैं थोड़ा सा। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम, मेरी बिनती सुने तो जानू, मानू तुझे मैं राम, राम नहीं तो सारी दुनिया में तुझको मैं कर दूंगा वध। देखो ध्यान दो, मान लो मैंने रेड बॉल्स 4 ले ली, चारों अलग अलग हैं, और ग्रीन बॉल्स 3 ले ली, तीनों अलग अलग हैं। तो इसमें 4 हैं रेड बॉल्स और 3 हैं ग्रीन बॉल बॉक्स में, ठीक है। इस बॉक्स में 4 रेड बॉल हैं, 3 ग्रीन बॉल्स हैं। अब हमसे कहा गया 3 बॉल्स आर ड्रॉन,
ठीक है, एट रैंडम। ध्यान रखना, अगर ये लैंग्वेज लिखी है तब भी समझ लेना कि एक साथ निकाली गई है। साइमल्टेनियसली ना भी लिखे कि लिखे 3 balls आर ड्रॉन एट रैंडम, तब भी समझ लेना तीनों एक साथ निकाली गई हैं। और समझे, अगर 1 by 1 निकालेगा तो लिखेगा 1 by 1, और 1 by 1 निकालेगा तो फिर साथ में ये भी लिखेगा कि विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है, बताएगा। क्योंकि 1 by 1 में 2 सवाल बन जाते हैं, विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट। तुमको दोनों के मतलब मैंने समझाए अभी। अगर खाली ऐसे लिखा तो समझ जाना उसने एक साथ ही निकाला है। ठीक है, देखो बेटा गेंदें अलग अलग हैं, टोटल कितनी गेंदें हैं? 7, और 3 निकालनी है तो हम NS डायरेक्ट निकाल सकते हैं 7C3, क्योंकि अगर हम केसेस बनाने चलेंगे तो परेशान हो जाएंगे। अगर हम सैंपल स्पेस देखना चाहें उसमें क्या क्या आ रहा है तो बहुत लंबा जाएगा अब वो, और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। एक्चुअली प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, ज़्यादातर हमें NS ही चाहिए होता है, NS, कि सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट्स हैं ये चाहिए होता है ज़्यादातर। सैंपल स्पेस क्या है, इसकी ज़रूरत कम पड़ती है, और अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो सवाल ऐसा होगा जहाँ पर हम सैंपल स्पेस आसानी से निकाल पाएंगे। अदरवाइज सैंपल स्पेस को अलग अलग केसेस को लिखना यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि देखो 7C3 की वैल्यू निकालो, क्या होगा बोलो? फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4। इसको लिखे 7 6 5 4 फैक्टोरियल, और इसको लिखें 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये हो गया फैक्टोरियल 4। इतना तो फैक्टोरियल हमको आता है भाई। फैक्टोरियल इसे 7 है तो इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ऐसा भी लिख सकते हैं 7 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। ऐसा भी लिख सकते हैं 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ऐसा भी लिख सकते हैं 7 6 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना 1 फैक्टोरियल 1 होता है और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है, ये बात ध्यान रखना। फैक्टोरियल का मतलब एक एक कम करते जाओ और मल्टीप्लाई करते जाओ, पढ़ा होगा तुमने, इतना तुमको आता होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो ये इससे कैसे लोगे? 3 2 जा 6, 6 से 6, देखो 35 केसेस बन गए। मतलब अगर हम सैंपल स्पेस लिखना चाहेंगे ना तो उसमें 35 केसेस बनेंगे। 3 गेंदे एक साथ निकालना है तो जैसे एक केस ये बनेगा R1 R2 R3, एक केस ये हुआ। एक कैसे बनेगा? R1 R3 R4 ऐसे बनेगा। फिर ऐसे बन सकता है R1 R2 G1। तो इस तरीके के हमारे पास हमको 35 अलग अलग केसेस मिलेंगे। अगर हम लिखना चाहेंगे सैंपल स्पेस तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, लिख नहीं पाएंगे क्योंकि सवाल और लंबा भी हो सकता है। तो यहाँ पर चूंकि बेटा गेंदें अलग अलग थीं और हमने गेंदों को एक साथ निकाला था, इसलिए हम ये लगा सकते हैं। NCR तभी लगेगा जब गेंदें अलग अलग होंगी और गेंदों को एक साथ निकाला गया होगा। ध्यान रखना हमेशा, अगर गेंदें एक जैसी हो गई तो NCR का खेल हो जाएगा खत्म। फिर दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं सारे केस कराऊंगा, डिटेल से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल परेशान मत होना। तुम्हारे सारे कंफ्यूजन मैं दिमाग से निकाल के बाहर फेंक दूंगा, है ना। तो मैं बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा, तुम्हारे सारे कंफ्यूजन में निकाल दूंगा। कोई चिंता नहीं करना, परेशान मत होना, सब बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। ठीक है बेटियों, तो खैर बच्चों इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसी बेसिक को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी हमें थोड़ा बेसिक चाहिए। 2 या 3 वीडियो शुरू के बेटा बेसिक में लग जाएंगे। बेसिक को पढ़ना पड़ेगा, बिना बेसिक को पढ़े हम 12th का प्रोबेबिलिटी पढ़ नहीं पाएंगे। ध्यान देना, तो जरूरी है बेसिक को पढ़ना, क्योंकि हर दिन इन चीज़ों का यूज़ होने वाला है बेटा मेरे। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में यही बेसिक कंटिन्यू होगा। तब तक के लिए बाय बाय।